बीबीए प्रथम सेमेस्टर। कथा परचम। कहानी है अपना अपना भाग्य। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इनका जीवन परिचय मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। कहानी की शुरुआत में लेखक तथा उनके एक मित्र नैनीताल घूमने आते हैं और वहां के दृश्यों और वातावरण के बारे में विस्तार से वर्णन किया है और किस प्रकार लोग अपने भाग्य के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तथा मृत्यु प्राप्त होते हैं, यह इस कहानी में दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत में लेखक और उनके मित्र घूमकर थक जाने पर सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ जाते हैं। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी और वहां का वातावरण इतना सुहावना लग रहा था, मानो प्रकृति उनके साथ खेलना चाहती थी। वहां पर एक मैदान था जहां अंग्रेज के मनोरंजन अर्थात प्रमोद गृह था और सुहावना बाजा रहा था। वह बहुत ही सुरम्य लग रहा था। अंग्रेज वहां के वातावरण में खूब अच्छी तरह से आनंद ले रहे थे। बच्चे भी पोलो लॉन में किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर शराबा, मारपीट, गाली गलौज, ऐसा लग रहा था मानो ये सभी खेल इस खेल का ही हिस्सा था। और बच्चों की मासूमियत के बारे में बताया है कि उनको ना ही बीते का ख्याल था, न आने की चिंता। वे मात्र शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। वही सड़क पर नर नारियों का लगातार प्रवाह जा रहा था। उसका कोई छोर मतलब कोई एंड नहीं था। वह कहाँ जा रहा था, कहाँ से आया था, कौन ही नहीं बता सकता था, क्योंकि उन उसमें सभी तरह के लोग थे। मानो मनुष्यता का बाजार सच कर चला जा रहा था। उस भीड़ में अंग्रेज थे जो घोड़ों की बाग हाथ में थाम कर चल रहे थे, भागते हंसते खेलते। उनके लाल लाल बच्चे जो अपने पिता की उंगली पकड़कर चल रहे थे। अंग्रेज और थे जो एक रफ्तार से चलती, मानो थकावट तो उन्हें होती ही नहीं, हर चीज में आगे। उधर दूसरी तरफ हमारे भारत की कुल लक्ष्मी अर्थात भारत की महिलाएं बिल्कुल किनारे अपना दामन बचाती हुई संभल कर चलती, अपने आप को साड़ी में सिमट कर चल रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक उत्कृष्ट नमूना, जो अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा रखने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो अपने नेटुओं को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर मानो आंखें बिछाकर स्वागत करते थे। अर्थात पता चलता था कि वह भारतीय होते हुए भी भारतीय लोगों को पसंद नहीं करते थे। अकड़ तो इतनी मानो भारत भूमि को कुचल कर चलने का उनको अधिकार मिला हो। जैसे जैसे अंधकार बढ़ता गया, सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक आध आदमी सड़क पर छतरी लेकर निकल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट प्रकृति के जल दर्पण अर्थात पानी में फ्लैशबैक की तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। देखते देखते मौसम बदल गया। चारों तरफ ओस का घना पर्दा मानो सबको ढक दिया हो। काले काले पहाड़ भी सफेद पर्दे में कहीं छिप गए थे। ऐसा लग रहा था मानो लग रहा था कि किसी सफेद चादर द्वारा पहाड़ों को ढक दिया गया हो। लेखक ने बताया कि ऐसा घना कोहरा उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेखक उनके मित्र के साथ होटल के लिए चले। दो मित्र ताल के किनारे किनारे चलते जा रहे थे। बारिश न होते हुए भी वे पूरी तरीके से भीग चुके थे और ओस की बूंदों से। आगे चलकर वे दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। लेखक को गर्म बिस्तर में कर सोना चाहता था, लेकिन उनका मित्र थोड़ी देर और बैठने के लिए कहता है और जबरदस्ती लेखक का हाथ पकड़कर बिठा लेता है। अचानक मित्र ने दिखाया कि कोई 3 गज दूरी पर कोई आता नजर आ रहा था। वह एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 10 साल की थी। नंगे पैर, नंगा सिर, मैली सी कमीज, गोरा रंग मतलब और मिल जमने के कारण वह काला दिख रहा था। न जाने कहाँ से आ रहा था और कहाँ जाना चाहता था। लेखक के मित्र ने उसे आवाज दी और पूछने पर पता चलता है कि उससे खाने का कुछ ठिकाना नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी, उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे जो इस भयंकर शीत से अपने आप को बचा सके। बताने पर पता चला कि वहां से उसका गांव 15 कोस की दूरी पर था
और वह अपने घर से भागकर आया था। कारण उसके कई भाई बहन थे। पिता उसे मारता था, काम नहीं, रोटी नहीं, भूखा मारता था। माँ भी रोती थी, इसलिए अपने एक और साथी के साथ भागकर आ गया था। लेखक मित्र द्वारा उसके साथी के बारे में बताया कि मालिक ने मारा, इसलिए वह मर गया था, और वह भी 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था, उसके बदले में वह काम करता था। दोनों उस लड़के को अपने साथ लेकर वकील दोस्तों की होटल में पहुंचे और लड़के को काम देने की बात कहते हैं, पर वह मना कर देते हैं कि बिना जान पहचान के वे उसे नहीं रख सकते। कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो, अर्थात यहाँ पर कुछ चोरी वगैरह, ये लोग बहुत बदमाश होते हैं, इस तरीके से कैसे वे कहकर वे उनका जिम्मेदारी कौन लेगा करके वे मना कर देते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। फिर लेखक के मित्र ने उस लड़के को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली तो उसमें 10-10 के नोट होने पर वे उसे कुछ नहीं देता है। वह सोचता है कि उसका बजट इससे खराब हो सकता है। लड़के को दूसरे दिन सुबह 10 बजे होटल डी पब में मिलने के लिए कहते हैं। लड़का भी उत्साह में था, मानो उसे कुछ काम में दिलवा देंगे, और जाते जाते वह यह भी कहता है कि साहब मुझे कुछ काम मिलेगा क्या। ऐसी भयानक शीत और लड़के के पास कपड़े भी कम थे। दोनों बातचीत कर दोनों सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन समय पर वह लड़का नहीं आया, तो भी उन्होंने उसकी आस लगाना भी जरूरी नहीं समझा। जैसे ही वे मोटर में बैठ ही रहे थे कि उनको समाचार मिला कि पिछली रात को एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठंड में ठिठुर कर मर गया। मरने की जगह वही थी, उम्र भी वही 10 वर्ष, वही काले चिथड़ों में कमीज मिली। ये वही लड़का था जो लेखक और उसके मित्र से मिला था। उसकी छाती पर व पैरों पर एक बर्फ की हल्की सी परत जम गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए स्वयं प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध किया था। और मित्र कहता है, यही सुना और सोचा कि अपना अपना भाग्य। दोनों ने सुना और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी की विशेषता कुछ इस प्रकार है। पहली विशेषता, नैनीताल की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता, भारतीय और पाश्चात्य लोगों के रहन सहन के बारे में बताया है। तीसरी विशेषता, नैनीताल के शीतकाल का वर्णन किया है, अर्थात इतनी ठंड थी और इतना कोहरा था कि मानो काले काले बादल पर भी लग रहा था कि किसी ने सफेद कलर का चादर बिछा दिया हो। चौथी विशेषता, लोगों की बेबसी और पारिवारिक परेशानी को भी यहाँ उजागर किया है। पांचवी विशेषता, लोगों में इंसानियत की कमी दिखाई गई है। छठी विशेषता, नौकर के प्रति लोगों की सोच दिखाई है। सातवीं विशेषता, मालिक का अपने नौकर पर अत्याचार करना दिखाया है। आठवीं विशेषता, प्रकृति का मार्मिक चित्रण भी किया गया है। 1 अंक के प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। दूसरा प्रश्न, और उनके मित्र कहाँ घूमने आए थे? नैनीताल। तीसरा प्रश्न, हॉकी का खेल कौन खेल रहे थे? बच्चे। चौथा प्रश्न, सड़क पर किसका अविरल प्रवाह आ रहा था? उत्तर है नर नारियों का। पांचवा, नेटिवों को मुंह देखकर कौन मुंह फेर लेते थे? पुरुषोत्तम। छठा प्रश्न, किसने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया था? शुभ्र महासागर ने। सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, लेखक के मित्र किससे सवाल जवाब करता है? लड़के से। लड़के को काम के बदले में क्या मिलता था? 1 रुपया और जूठा खाना। 10वां प्रश्न, लड़के के माँ बाप कहाँ पर रहते थे? नैनीताल से 15 कोस दूर रहते थे। 11वां प्रश्न, लड़का अपने गांव से क्यों भाग आया था? वहाँ काम नहीं था, बाप मारता था, भूखा रखता था और माँ भी रोती थी। इसके कई कारण थे। 12वां प्रश्न, लड़के के साथ उसके गांव से कौन आया था? उसका एक साथी था। 13वां प्रश्न, लड़के का साथी कैसे मर गया था? मालिक की मार से मर गया था। 14वां प्रश्न,
लेखक और उनके मित्र कौन से मित्र के यहाँ पहुँचते हैं? वकील मित्र के यहाँ पर। 15वां प्रश्न, लेखक और उनके मित्र लड़के को काम दिलाने के लिए कहाँ ले जाते हैं? वकील मित्र के यहाँ पर। 16वां प्रश्न, 10 का नोट कौन लड़के को देने से हिचकिचाता है? लेखक के मित्र। 17वां प्रश्न, लेखक और उनके मित्र कहाँ पर रुके हुए थे? होटल डी पब में। 18वां प्रश्न, भयानक शीत कहाँ पर थी? नैनीताल में। 19वां प्रश्न, लेखक और उनके मित्र को क्या समाचार मिलते ही मिला था कि एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे ठिठुरकर मर गया था? 20वां प्रश्न, दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए किसने लड़के के शव पर कफन का प्रबंध किया था? स्वयं प्रकृति ने।